नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्रीकाल में। हमारे साथ हैं आज हमारे वरिष्ठ साथी वरिष्ठ पत्रकार विनय ठाकुर। स्त्रीकाल के संपादकों में आपका स्वागत है। आज हम लोग विनय जी बातचीत कर रहे हैं जाति नरसंहार का विलेन कौन बिहार में। राजनीति में सबसे जो अहम बात होती है वह होता है नैरेटिव। नैरेटिव राजनीति को तय करता है और कई बार कुछ नैरेटिव ऐसे चस्पा हो जाते हैं जिसके बरक्स सत्य को सामने ला पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक बड़ा नैरेटिव है कि लालू प्रसाद जी के दौर में, लालू राबड़ी काल में बड़े नरसंहार हुए, बहुत लोग मारे गए, जाति नरसंहार का बोलबाला हो गया, आदि इत्यादि। क्या ये नैरेटिव सच है? जरा इस पर आज हम गौर करेंगे, आंकड़ों के जरिए इससे गुजरेंगे, घटनाओं के जरिए इससे गुजरेंगे। क्या आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के पहले का जो दशक था 80 से 90 के बीच में 4 ब्राह्मण और राजपूत मुख्यमंत्री हुए। 1980 से 90 के बीच में का जो काल था उसमें जगन्नाथ मिश्र, भागवत झा आजाद, बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और फिर से जगन्नाथ मिश्र। ये 10 साल। और क्या आप जानते हैं कि इन 10 सालों में सबसे अधिक बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई और वो दलित मजदूरों की हत्या हुई। क्या आप जानते हैं, ये 76 से मैं आंकड़ा लेकर बैठा हूं एक स्रोत के जरिए, और वो 77 का जो बेलछी कांड है, बड़ी चर्चित बेलछी कांड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके बाद बेलछी में मारे गए दलितों से मिलने जब इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी की वापसी हुई 77 में। तो वो जो 77 की घटना है उसके पहले 1976 से ही नरसंहारों, जाति नरसंहारों का सिलसिला शुरू हुआ था। इसमें हम दंगों को अभी नहीं रख रहे हैं, सिर्फ एक मुसलमान बीड़ी मजदूर जो मारे गए थे उनको हम पसमानदा खाते में जाति नरसंहार के तौर पे इसमें रख रहे हैं। तो जाति नरसंहारों का सिलसिला अकोड़ी से शुरू होता है 1976 में। बेलछी कांड के थोड़ा पहले एक कांड है जिसमें मारे गए थे भूमिहीन मजदूर, दलित मजदूर, 3 मजदूर, और तब भी जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे। यहां से शुरुआत होती है कथा। 1977 में फिर बेलछी कांड होता है और 14 दलित मजदूर मारे गए थे। मारने वालों में पीजेंट क्लास था, कुर्मी जाति के लोग थे। ज्यादातर हत्याएं अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स के द्वारा की गई, कुछ जो है ओबीसी अपर सेक्शन के द्वारा भी हत्याएं हुई थी, जो कुछ थी। हालांकि ये पूरा संघर्ष यदि आप देखेंगे तो धीरे धीरे अग्रेरियन क्लास के बीच का, मजदूर और किसानों के बीच का एक संघर्ष, जो मजदूरी मांगने का और मजदूरी बढ़ाने का संघर्ष शुरू होता है, जो बिहार में नक्सली मूवमेंट के जरिए, माओवादी मूवमेंट के जरिए और बाद में अब ओवरग्राउंड हुए सीपीआई-एमएल के तौर पे जो राजनीति कर रहा आईपीएफ है, उन सब की भूमिकाएं इसमें देखी जा सकती हैं अलग अलग दौर में। लेकिन खैर, बात लालू प्रसाद जी की हम कर रहे थे कि क्या ये जो मिथ है लालू राबड़ी काल में नरसंहार बढ़ा, क्या लालू राबड़ी काल में नरसंहार बढ़ा या नरसंहार रोक दिया गया, हम इसकी आज पड़ताल करने वाले। 10 सालों में जाकर नरसंहार रुका कि बढ़ा, और कब सबसे ज्यादा सवर्ण मारे गए? क्योंकि आमतौर पे माना जाता है कि सवर्णों की हत्या लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में हुई। तो लालू प्रसाद जी के आने के पहले 2 नरसंहार हो चुके थे। फेमस 1987 का जो नरसंहार था, दलेलचक बघौरा, औरंगाबाद, 52 राजपूत मारे गए थे। उसमें कुल 2 नरसंहारों में 63 ऊंची जाति के लोग भी मारे गए थे। तो ये सारे मिथ, अभी आंकड़े जो हैं, घटनाएं जो हैं, वो कुछ और गवाही देती हैं, और जो मिथ है, जो नैरेटिव है, वो कुछ और कहता है।
1976 से लेकर के 1990 तक जातीय नरसंहार 265 जाने ले चुका था। 31 जातीय नरसंहार की घटना हुई थी, तब तक लालू प्रसाद जी नहीं आए थे। और 31 में 4, इन 2 दशकों में मात्र 4, 80 के थोड़ा पहले 76 से, बाकी 80 से 90 के बीच में। अब पुलिस ने एनकाउंटर में महज 34 लोगों को मारा था, और ये सब भी उस समय पुलिस और लैंडलॉर्ड्स, ये सब मिलकर जिसकी हत्या कर रहे थे वो ज्यादातर दलित मजदूर थे। 265 में 34 पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, बाकी आप ये करिए, उसमें भी 65 में अब आप कुछ सवर्ण भी थे। अब आप देखिए, लालू राबड़ी काल में 59 जाति नरसंहारों में 574 लोग मारे गए। पुलिस ने 14 एनकाउंटर में 86 लोगों को मारा था। ठीक है, यह भी देख लीजिए, लालू प्रसाद के पहले 2 नरसंहारों में 63 ऊंची जाति के लोग मारे गए थे। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के काल में 10 घटनाओं में 127 ऊंची जाति के लोग मारे गए। ठीक है, ये 2 घटनाएं, लेकिन इससे आगे का सच ये है कि लालू जी और राबड़ी जी के काल में ही जाते जाते नरसंहारों का सिलसिला थम गया, और जो दलित जातियों से आने वाले मजदूरों की हत्याएं हो रही थी, लालू जी जब आते हैं तो लालू जी के आने के बाद 4-5 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें फिर दलित मजदूर ही मारे गए 1992 तक, जब तक कि एक बड़ा इनफेमस घटना घटती है, 12 हत्याकांड जिसमें भूमिहार जाति के लोग मारे जाते हैं। उसके पहले तक, उसके बाद एक सिलसिला, इसको आप कैसे देखें? 1976 से जो घटनाएं चल रही हैं, 31 नरसंहार हो चुके हैं। 80 से 90 के बीच में ब्राह्मण और राजपूत 4 चेहरे 5 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, 5 बार मुख्यमंत्री बनने के काल में, और 234 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 63 अपर कास्ट भी हैं। वो घनीभूत होकर के लालू जी के आने के बाद, क्या आप ऐसे नहीं देखते? और उसके बाद फिर दलित हत्याओं का सिलसिला बढ़ जाता है, जिसके रिटेलिएशन में फिर क्या आप ये जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष को क्या आप इस फॉर्म में नहीं देखते कि किसानों और मजदूरों का भी संघर्ष था, ये जो जातीय नरसंहार के तौर पे बदलने लगा था और रिटेलिएशन शुरू हुआ। लालू जी के दौर में चूंकि रिटेलिएशन घनीभूत होने लगा, तो सिस्टम का काम है कि उसको कंट्रोल करे, जो कंट्रोल हो गया। राबड़ी जी के ही काल में 2000 तक आते आते घटनाएं थम गई, और उसके बाद एक बड़ा नरसंहार 2009 में जाकर के खगड़िया में होता है। तब वहां कुर्मी और कुशवाहा जाति के लोग मारे जाते हैं। फिर से याद दिला दूं, जो दलेलचक बघौरा कांड हुआ था 1987 में, उस दौरान जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, जब बामन राजपूतों की हत्या हुई थी। सवाल यह है कि जगन्नाथ मिश्रा के खाते के सारे अपराध लालू प्रसाद जी के खाते में क्यों? मैं बिहार के लोगों से पूछता हूं, मैं बिहार के तमाम नैरेटिव मेकर से पूछता हूं कि चारा घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा के समय से चलने वाला पूरा चारा घोटाला और उनके बेटे को, सही सवाल है, किसी और को भी मैं ये सवाल करते हमने देखा, उनका बेटा बिहार में मुख्यमंत्री भी, ये मंत्री होते हैं, बीजेपी के कोटे से होते हैं, और लालू जी का परिवार, लालू जी का बेटा चारा चोर कहलाए। उसी तरीके से नरसंहारों की जो पूरी राजनीति थी, नरसंहारों की जो पूरी घटनाएं हैं, और उसके बाद जो नैरेटिव की राजनीति में है खड़ी हुई है, उसमें लालू प्रसाद कहां से विलेन बनते हैं? ये आंकड़े तो गवाही नहीं देते, लेकिन नैरेटिव का सूत्र जिनके पास है वो जरूर ऐसी रचनाएं, नैरेटिव की रचनाएं, राजनीति, चूंकि राजनीति मूलतः कथ्य और कथन से ही चलता है, और कथ्य और कथन है कि लालू प्रसाद के दौर में जंगल राज था। किसने खड़ा किया ये कथ्य और कथन? और आज तक कौन लोग इसको पुष्ट कर रहे हैं? साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, हर चुनाव के बाद, हर चुनाव के वक्त
वो कौन से लोग हैं जो अखबारों के जरिए और अब तो आजकल सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसको रचने की कोशिश करते हैं। आंकड़े गवाही नहीं देते। फिर भी मैं फिर दोहरा दूं कि लालू जी के 90 में आने के पहले जो नरसंहार हुए थे, उस लालू जी के आने के बाद नेचुरल है कि वो जो संघर्ष है, जो ग्राउंड पे संघर्ष चल रहा था, जो धीरे धीरे जातीय नरसंहार के तौर पे तब्दील होने लगा था, उन नरसंहार उसका एक नेचुरल है एक्सिलरेट होगा। 80 से 90 में 27 हत्याएं हो चुकी है, 27 नरसंहारों की घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें 63 ऊंची जाति के भी लोग हैं। रिटेलिएशन शुरू हो गया था 87 से ही, 87 से ही रिटेलिएशन शुरू हुआ था, जो लालू जी के दौर तक आते आते बढ़ गया। और तब पुलिस एनकाउंटर की भी घटनाएं होती हैं। पुलिस एनकाउंटर की भी संख्या आप देख लीजिए तो लालू राबड़ी काल में 59 जाति नरसंहारों में 574 लोग जो मारे गए थे, उसमें 86 पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। अब ये अलग बात है कि सब के सब लगभग या तो कैडर थे एनसीसी के या दलित मजदूर थे। धन्यवाद संजीव जी। हम आते हैं आपकी ओर से, थोड़ा थोड़ा पूरी सूचना कंप्लीट कर देता हूं। तो ये सिस्टम क्या कर रहा था, हम विनय जी से ये बात करेंगे कि यदि सिस्टम इसको 2000 तक 10 सालों में इसको थाम देता है, उसको विरासत में, लालू जी को विरासत में उनको मिलता है ये नरसंहार। जो संघर्ष था भूमिहीनों का और भूमिपतियों के बीच में, किसानों के बीच का संघर्ष, वह संघर्ष उन्हें विरासत में प्राप्त होता है और उसको वो कंट्रोल में लेते हैं। हालांकि इसके अलग अलग और भी रूप हैं। नवादा वाले इलाके में जो नरसंहार होते हैं, या जो एक खगड़िया का नरसंहार है, वो मूलतः बालू, ठेका और दूसरी अन्य चीजों का। नवादा के नरसंहारों को जो लेंगे तो ये जरूर ऊंची जाति और मिडिल कास्ट का एक संघर्ष के तौर पे वहां अखिलेश सिंह जो है, और इसमें आप जाइएगा, राजनीति के भीतर जाइएगा तो फिर बहुत सारी चीजें खंड खंड हो जाएंगी। महागठबंधन खंड खंड हो जाएगा, एनडीए खंड खंड हो जाएगा। ये सब जो रचनाएं होती हैं, हम लोगों का मस्तिष्क बहुत सारी चीजों को मिटाता रहता है, बहुत सारी चीजों को रिसीव नहीं। हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार लोग हैं, इसलिए हम राजनीति को कायदे से देख नहीं पाते। आते हैं विनय जी आपकी ओर, लेकिन थोड़ा सा बहुत तेजी से कुछ बड़ी घटनाएं, या मैं नरसंहारों की सूची पढ़ देता हूं। 1980 में पिपरा का कांड हुआ, परसबीघा कांड हुआ। 1981 में मथिला कांड, मैनी बीघा कांड 1982 में, 1983 में पननिया कांड, 1984 में गंगा बीघा कांड, अंबारी कांड, दनवार बीघा कांड, खड़गपुर कांड 1985 में, कैथी बीघा, कुनाई कांड 1986 में, नीलमपुर 1900, गैनी, अमीमाबाद, जिनपुरा, अरबल। तो ये घटनाएं घट रही हैं। 87 की घटना है जब जगन्नाथ मिश्रा और ये कांग्रेस की सरकार थी, उस समय दलेलचक बघौरा का कांड होता है, जो पहला रिटेलिएशन का कांड है। तो फिर मेरा सवाल वही है, नैरेटिव रचना करने वालों, इतनी घटनाएं नरसंहारों की विरासत में लालू जी को मिलती है। उनके बाद 90 से 92 के बीच में 4 से 5 और हत्याएं होती हैं, जिसमें करीब 20 से 22 दलित मजदूर मारे जाते हैं। फिर 12 नरसंहार होता है। किसी भी नरसंहार के साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता। जातीय नरसंहार की किसी भी, मैं खुद भी कई गांवों में घुमा हूं जहां भूमिहार मारे गए, और कई गांवों में घुमा हूं जहां दलित मारे गए, और दोनों की महिलाओं के हिसाब से भी सोचिए, महिलाएं भी मारे गई, बच्चे भी मारे गए थे। दोनों की घटनाओं में विनय जी मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो 12 नरसंहार के चश्मदीद ने जो मुझे खुद कहा, उससे कितना फर्क पड़ जाता है। 12 नरसंहार में एक भूमिहार जाति का लड़का मिला और उसने जो मुझे कहा, उससे बहुत सारी तस्वीरें बदलती हैं। तब मैं शुक्रवार के लिए रिपोर्टिंग के लिए भी वहां गया था। ये गया तो 13-14 में, तो उस समय का चश्मदीद गवाह सब युवा हो गया था, जवान हो गया था, उस समय बच्चा था। तो उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जाति नरसंहारों का विलेन यदि आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे, घटनाओं के हिसाब से देखेंगे, तो लालू राबड़ी तो नहीं दिखाई। संख्या 500 अभी हमने बताया, और फिर दोबारा बता देंगे, 500 से ऊपर जरूर चली गई थी मरने वालों की, लेकिन वो
रिटेलिएशन के तौर पे, एक घनीभूत संघर्ष के तौर पे जब चीजें आती हैं तो 10 सालों में 2000 तक जाकर के वो कंट्रोल हो जाती है। 2000 से 2005 के बीच में कोई बड़ी घटना नहीं घटती, तब तक राबड़ी जी हैं। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं मानता हूं कि लालू राबड़ी ने, आप भी मानेंगे यदि इन आंकड़ों के जरिए गुजरेंगे तो, नैरेटिव पार जाने की यदि आप में क्षमता है या इरादा है, इरादा भी बहुत मायने रखता है, तो आप मानेंगे कि लालू राबड़ी ने नरसंहार रोक दिया था। विनय सर। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, आपने बात की नैरेटिव्स की और पॉलिटिक्स की, है ना, और आंकड़ों की बात की, ठीक है। तो आंकड़े अपने आप में कुछ नहीं कहते हैं। एक तो आंकड़े किस तरह से एकत्रित किए जाते हैं और किस तरह से उनका विश्लेषण करते हैं, और इसमें जो सामाजिक जो हायरार्की है और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है समाज का, वो तबका जिसके पास अपनी बात रखने के लिए जो है बहुत नफासत या बहुत स्किल तर्क के मामले में, भाषा के मामले में नहीं होती है, वो वर्ग जो है अक्सर ये नैरेटिव्स के मामले में जो है रिसीविंग एंड पे होता है। थोड़ा अलग उदाहरण आपको दें तो जैसे भारतीय राजनीति में चलता है कि जातिवाद जो है वो उत्तर भारत के राज्यों में, खास करके बिहार यूपी में बहुत ज्यादा है, और दक्षिण के राज्य जो है, विकसित राज्य है, वहां जाति इतना इंटरप्ले नहीं करती है। जबकि आप देखेंगे तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी जाति जो है बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। तमिलनाडु में तो जातीय संघर्ष बहुत तीव्र है। दलित वर्सेस जो यहाँ की जो मूल जाति है दक्षिण में, उनका काफी तीखा हिंसक संघर्ष चलता है, कई हत्याएं भी हुई। यहाँ भी आप देखिए कि जो आपने लाइन, जो कोई हथियार क्यों उठाता है, कब उठाता है? हथियार तब उठाता है व्यक्ति जब उसको जो व्यवस्था है, व्यवस्था में न्याय मिलने की उम्मीद उसकी जाती रहती है। और दूसरा जो पहलू है कि हथियार उठाने की, वो हथियार उठाने की तब होती है जब जो पीड़ित वर्ग है उसके पास दो चीजें आती है। एक तो सोशल मोबिलिटी आती है, उसकी जो एस्पिरेशंस बढ़ते हैं, और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के प्रति जो है नाराजगी या असंतोष बढ़ता है। और दूसरी जो बात आती है कि थोड़ा संसाधनों के मामले में उसको लगता है कि थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है, थोड़ा उसके पास में है। तो आप देखिए कि उस दौर में राजनीति भी किस तरह से बदल रही है, और साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बिहार में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है और भूमि सुधार जो है वो हमेशा से पीछे चलता रहा है। और जब आर्थिक जो प्रगति का ये आया और इकोनॉमिक मोबिलिटी आई, तो इकोनॉमिक मोबिलिटी ने सोशल मोबिलिटी को उस ढंग से पुश नहीं किया। जो भूमिहीन किसान थे, जो मजदूर थे, जो अन्य जगहों से जिन्होंने थोड़ी सहूलियत हासिल की, वो उस स्थिति में नहीं रहना चाहते थे जिस स्थिति में बिहार का जो प्रभु वर्ग था, जिसके पास में जमीन पर एकाधिकार था, और वो जो जमीन जो थी उसके सामाजिक राजनीतिक हैसियत का प्रतीक भी था, उसको वो छोड़ने के लिए राजी नहीं था। जबकि दूसरा पक्ष जो था वो नेगोशिएट करने के लिए, रीनेगोशिएट करने के लिए दबाव डाल रहा था, और इसी क्रम में जो है वो हिंसा हुई। तो आप देखेंगे कि पहले दौर में जो बड़े नरसंहार हुए हैं उसके इनिशिएटर कौन है ना। और आप ये भी देखिए कि उसमें जो एनकाउंटर्स में जो पुलिस ने जितने लोगों को मारा है, तो उससे आपको ये बात समझ में आएगी कि वो जो व्यवस्था है, जो प्रशासन है, वो किसके टूल्स के रूप में काम कर रही थी और कैसे वो जन उभारों को रोकने के काम कर रही थी। लालू राबड़ी के आने के बाद जो है ये स्थिति जो है फिर से रीनेगोशिएट होती है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो पुलिस एनकाउंटर है, पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने वाले लोगों की संख्या कम होती है, क्योंकि एनकाउंटर्स बहुत होते हैं। नहीं, बढ़ जाती है सर। हमने अभी जो आंकड़ा दिया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। नहीं, आपने आंकड़े में कुल संख्या ज्यादा होती है, एनकाउंटर्स ज्यादा होते हैं, पर एक एनकाउंटर में मारे जाने वाले लोगों की संख्या कम होगी। क्यों? क्योंकि
वो नहीं है सर, वो एनकाउंटर भी बढ़े हैं, संख्या भी बढ़ी है, और जो है लोग भी मरे हैं, लेकिन उसमें ये है हमारे मैं पर एनकाउंटर मारे जाने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ एक एनकाउंटर में मारे जाने वाले लोग की संख्या कम होगी। इसके द्वारा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पुलिस एनकाउंटर का जो नेचर जो है, जो पहले दौर में जो है और दूसरे दौर में जो है, वो दोनों अलग अलग है। पहले दौर का जो एनकाउंटर है उसमें पुलिस जो है, जो समाज का जो प्रभु वर्ग है, उसकी तरफ से वो भागीदार होता है और साजिश करके बड़ी संख्या में लोगों को नहीं, मारा। ये थोड़ा सा, चूंकि आप लेट आए, चूंकि आपको आंकड़े हमने थोड़ा लेट भेजे थे और आप देख नहीं पाए हैं। 16 एनकाउंटर में 16 लोग मारे गए लिबरेशन कैडर के बक्सर में, पुलिस एनकाउंटर में। एक एग्जांपल अभी दे रहा हूं, मैं पढ़ देता हूं फिर आपको। तो वो ऐसे ऐसे कई हैं, तो वो नहीं हुआ था। इसीलिए मैं कह रहा हूं लालू राबड़ी ने रोक दिया। ये स्रोत है प्रकाश लुइस का, पीपल पावर द नक्सलाइट मूवमेंट इन सेंट्रल बिहार। और एनकाउंटर हुए, लेकिन ये था कि चूंकि लालू राबड़ी काल में ये बताया जाता है कि गरीबों को आवाज मिली है, रिटेलिएशन जबरदस्त होता है। जो एक तरफा दलितों की हत्या, आप देखिए ना, 1 मिनट विनय सर, आपको मैं बता रहा हूं 76 से जो हत्याएं हो रही हैं लालू जी के आने के पहले, जो मारे गए एससी 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 14, SC 3, SC 3, SC 3, SC 4, SC 3, SC 14, बैकवर्ड कास्ट ये एग्री लेबरर्स 11, लिबरेशन कैडर 3, SC एग्री 6, MCC 5, SC 5, SC 3, इस तरह से हत्याएं हो रही हैं। 84 के फिर ये में एक अपर कास्ट, SC एग्री लेबरर 22, SC एग्री लेबरर 6, SC एग्री लेबरर 10, ये सब हत्याएं हो रही है उस वक्त तक। लेकिन वही चीज लालू जी के आने के बाद, और हमने अभी बताया कि 63 हत्याएं, ये सब ब्राह्मण और राजपूत मुख्यमंत्रियों के दौर में हुए, जो तरेलचक बघौरा कांड और जो दूसरे कांड हुए हैं, वो 63 सवर्ण हत्याएं भी उस समय से ही रिटेलिएशन शुरू हो गया लालू जी के आने के पहले। वो तो मैं कह ही रहा हूं कि उस दौर में, जिस दौर में जो नीचे के लेवल से जो एस्पिरेशंस थे, उनको शासन व्यवस्था से कोई उम्मीद नहीं थी, और इसीलिए देखिए विनय सर, एक चीज आप कर सकते हैं, इसको जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैं आंकड़ों से भी पुष्ट कर देता हूं। ये जरूर हुआ कि लालू जी के आने के पहले और 2 साल और 92 तक जो लैंडलॉर्ड्स थे और पुलिस दोनों मिल के SC और मजदूरों को मार रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूं, वही मैं कहना चाह, सुनिए ना। और दूसरा क्या हुआ कि लालू जी के आने के बाद, चूंकि अपर कास्ट लोग, 4-5 घटनाएं घटी जिसमें अपर कास्ट किसान, हालांकि वो किसान थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स नहीं थे, लेकिन किसान मारे गए थे। तो उस वक्त पुलिस ने हालांकि एनकाउंटर में लिबरेशन और अन्य लोगों को ही मारा, लेकिन ये जरूर था कि चूंकि अपर कास्ट के लोग भी मारे जा रहे थे, तो एक अलग किस्म का मैसेज गया। पुलिस का काम तो वही था, वही वैसे ही चल रहा था, क्योंकि पुलिस का शकल तो 10 साल में नहीं बदलेगा ना, 5 साल में तुरंत कैसे बदल जाएगा? नहीं, पुलिस का दरोगा, पुलिस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदला, लेकिन पुलिस के ऊपर इस बात का दबाव जरूर बना कि वो बड़ी साजिशें करके केवल एक आदमी के पक्ष में खड़े होने की स्थिति में उसका बदलाव आया होगा। और वो अगर खुद से कुछ करना भी चाहता था तो उनको कानूनी दायरों को का जो बंदिश जो थी वो उनके ऊपर दबाव रहा होगा, और इसीलिए कैडर ज्यादा मारे गए, कैडर ज्यादा मारे जी। तो ये हुआ, हम लोग जो आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं, घटनाओं के जरिए बता रहे हैं, गुणात्मकता बेहद जरूरी होता है। एक तो आंकड़ा और आंकड़ों के साथ गुणात्मकता। तो मैं आपको एक कहानी भी सुनाता हूँ विनय सर, आपको भी। मैं 12 गया, 12 कांड जो हुआ उसके शायद 2012-13 बथानी टोला भी गया था, लक्ष्मणपुर बाथे गया था। लक्ष्मणपुर बाथे में, जहानाबाद इलाके में, और बथानी टोला आरा के इलाके में, ये यहाँ दलित मारे गए थे, जिसके बारे में बहुत फेमस है कि दलितों की हत्या के वक्त बच्चे भी गोद में 6 या 8 महीने के गर्भ से थी महिला, उसको भी मारा गया। बच्ची जो है 3 साल की, उसको भी मारा गया। और कहा यह गया कि ये सब नक्सलाइट पैदा होंगे, इसलिए मार दो।
लेकिन 12 में जो एक सर्वाइवर था उसने मुझे कहा, भूमियार जाति का, उस समय तक युवा हो गया था, उसने कहा कि उसको कायदे से लाइन में खड़ा किया गया। कायदे से मतलब तमाम लोगों को खड़ा किया जा रहा था, पुरुषों को, महिलाओं को अलग, पुरुषों को अलग, पुरुषों को बांधा जा रहा था। और उस लड़के को एक तमाचा मार के उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास बंदूक है, घर में बंदूक है? तुम्हारे पास नहीं, घर में। तो बच्चा बोला नहीं है, शायद उस घर में नहीं था। देखिए, मारे गए जो 12 के लोग थे वो बहुत सीमांत किसान थे, बहुत ज्यादा बीघे के लोग में, बहुत ज्यादा एकड़ के लोग नहीं थे, जोत के लोग थे। ये एक अलग कहानी है। ये मेरे सामने हमेशा एक सवाल रहा है कि इस तरह से हत्याएं हुई, बड़े लैंडलॉर्ड्स मारे नहीं गए, और दूसरी तरफ कास्ट के हिसाब से भी ब्राह्मण नहीं मारे गए। तो नहीं, ब्राह्मण बड़े लैंडलॉर्ड्स इसलिए नहीं मारे गए होंगे संजीव जी, क्योंकि उनके पास में रिटेलिएशन की जो है ताकत रही होगी, उनके पास में हथियार थे, इसीलिए उनके ऊपर हमला करना थोड़ा कठिन था। और उनके जो है वो प्रशासन वगैरह में भी जो है उनके जो एक्सेस जो थी वो ज्यादा थी, और इसीलिए बीच वाले लोग जिनके पास जो सेगमेंट में आते थे पर जिनके पास हथियार नहीं थे, जिनके पास में एक्सेस नहीं था पावर का, वो आसानी से शिकार हुए। मैसेजिंग जो थी दोनों तरफ से जो थी बड़े बड़े करने की कोशिश रही है। जैसे शोले फिल्म में देखते हैं ना कि वो दो लोगों को मार देते हैं कि भाई तुम एक मारोगे तो हम दो मारेंगे, वो स्थिति जो है वो होगी, एकदम बनने लगी थी। उसको कंट्रोल करना सिस्टम में बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए, जगन्नाथ मिश्रा और पूरे सिस्टम ने लालू जी को जो विरासत में चीजें दी ना, चाहे वो नरसंहार दिया हो या घोटाला दिया हो, दोनों ने उनको। तो खैर वो लड़का बोलता है कि मुझसे पूछा गया और मैंने कहा नहीं, तो मुझे एक तमाचा से मारा गया, बच्चा होगा मारा, और उसको महिलाओं के साथ छोड़ दिया। यानी बच्चों की हत्या नहीं हुई 12 हत्याकांड में, ले जाकर के बाकी बहुत नृशंस हत्याकांड था, वो नृशंस हत्याकांड हुआ। उससे ज्यादा नृशंस हत्याकांड बथानी टोला और बाते में हो चुका था। बात की कहानी और भी है, किस तरह से लोग छूटते हैं, खास करके जहां दलित मारे गए हैं वहां अक्यूटल लगातार, हम आप जानते हैं उस समय भी जब मैं रिपोर्टिंग के लिए गया था तो अक्यूटल की ही घटना घटी थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तब मैं रिपोर्टिंग में गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि लालू राबड़ी ने नरसंहार रोका था कि करवाया था? पहली तो है ना, और पहली तो ये कहती है कि 10 साल में थम गया। 2000 में एक औरंगाबाद इलाके में मियाँपुर का की जो घटना है, वहाँ एक तरह से औरंगाबाद जिले की पहली घटना है जो रणवीर सेना की एक तरह से वापसी भी होती है और वहाँ दलितों की हत्या होती है। अदरवाइज औरंगाबाद से लगे हुए इलाकों में हत्याएं हुई हैं, सहार के इलाके में हत्याएं हुई हैं। औरंगाबाद जिले में राजपूत डोमिनेटेड उस समय कहा जाता था, उस वक्त तक। औरंगाबाद की जो हत्या है 87 में, वो अपर कास्ट, वो उस वक्त 87 में शायद भागवत झा आजाद या बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री थे। तो लालू राबड़ी ने नरसंहार रोका सर? क्या ऐसा नहीं कहेंगे? लालू यादव के साथ आंकड़े तो है ही, पर दूसरी दो बात की वजह से इसको, एक तो ये कि जो निचला तबका था जिसके एस्पिरेशंस जग रहे थे उनको जो है पावर स्ट्रक्चर में एक्सेस मिलना शुरू हो गया था, और उनको ये भरोसा था कि जो है हिंसक संघर्ष ही अंतिम विकल्प नहीं है, हमारे पास जो है व्यवस्था में भी सुनवाई का रास्ता है, चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो ज्यादा हो, लेकिन वो एक रास्ता उपलब्ध है। और जो लोग जो हिंसा कर रहे थे पहले, जिनको वो लग रहा था, उनको भी ये मैसेज था कि स्थिति अब पहले की तरह नहीं है। उन्होंने भी जो है वो उस बदले हुए हालात के साथ जो है एडजस्टमेंट करना शुरू, क्योंकि वो लगातार दोनों ही मोर्चे पे वो लोग लड़ रहे थे। उनको लग रहा था कि ज्यादा बड़ा मोर्चा जो है राजनीतिक मोर्चा है, जो हमको लालू यादव को पदस्थ करके हम इस चीज को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय इसके कि हिंसक किए से, क्योंकि स्थितियां हमारे पक्ष में नहीं है। और इसीलिए वो दोनों मोर्चे पे उनका वो बट गया, क्योंकि तब तक जो आप जो कहते हैं कि बालू का और कॉन्ट्रैक्ट का, और देखिए क्या हुआ 1999 तक आते आते ये जरूर है कि चीजें थमने लगी थी, लेकिन एक बड़ा कांड सेनारी का कांड होता है, जहानाबाद में एमसीसी कैडर मारते हैं अपर कास्ट के लोगों को, 35 लोगों को। उसके परे लगातार शेड्यूल कास्ट के लेबरर्स मारे जा रहे हैं।
तो जातीय नरसंहार जिसको कहिए, या जो किसानी और उसके बीच के तनाव के जो नरसंहार है, वो 99 तक आते आते कंट्रोल में आने लगे थे। बड़ा नरसंहार वो होता है। 2000 की जो 4-5 घटनाएं रिपोर्टेड हैं, वो बालू वाला मामला है, अशोक महतो और अखिलेश सिंह का जो संघर्ष है वहां। आप जानते हैं राजनीति में कौन कहाँ है। अखिलेश सिंह वाला शायद आजकल बीजेपी में है, और वो बीजेपी कांग्रेस की लाइन वहां मिट जाती है नवादा में। लेकिन वो सब मसला जो है, वो भी मतलब इंटरमीडिएरी कास्ट और अपर कास्ट के संघर्ष के बीच अशोक महतो और अखिलेश सिंह वगैरह का जमीन का मामला है, ठेके का मामला है, और पॉलिटिकल वर्चस्व का भी मामला होता है। उसी वक्त में एक जो मियाँपुर की घटना है, वो फिर से रणवीर सेना ने, वो सब लास्ट का ये है। अजय जी कह रहे हैं कि क्षमा चाहता हूं, आज की चर्चा और वो भी चुनाव के समय, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गोदी मीडिया को हम तो गोदी मीडिया को सर अजय सर बता रहे हैं। यदि आप यदि आप लेट आए हैं तो पीछे जाइएगा, हमारा 15 मिनट का शुरू का इंट्रो देखिए। नैरेटिव में हम आप नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा। गोदी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया छोटी चीज है अजय जी। जी सर, गोदी मीडिया बहुत छोटी चीज है। बड़ी चीज अरुण पुरी है सर। बड़ी चीज वो जी का कौन है मालिक विनय सर? सुभाष चंद्रा है सर। स्टार के लोग हैं सर। एक कहीं एबीपी आप हैं नहीं, अब बाकी उन लोगों को क्यों छोड़ दे रहे हो, उन संपादकों को जो मालिक हो गए और पत्रकार की सारी छूट लेते हैं और सारे बार्गेन करते हैं। हरिवंश नारायण, कल भी हमने बात की, आज भी की, उनका सीरीज चल रहा है। मैं तो नाम ले रहा हूं, उनका शेयर है प्रभात खबर में रहा है। अब आप नहीं कहते उनका हो, उनके परिवार का हो, तो ये है। तो ये जो अपर कास्ट इंटेलिजेंसिया है, उसने फैक्ट से अलग जो धारणा खड़ी की कि लालू राबड़ी काल में जातीय नरसंहार बढ़ा, उस फैक्ट को हम लोग काउंटर कर रहे हैं। इसको देखिए, ये बेहद जरूरी है। कई बार हम लोग शर्माते रहते हैं, अपनी बात नहीं कहते। अपनी बात बताना बेहद जरूरी है। मैं यहाँ पार्टी के तौर पे बात कर रहा हूँ। एक पार्टी मतलब मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ राष्ट्रीय जनता दल का, लालू राबड़ी का, लेकिन मैं तथ्यों का एक विश्लेषण ये हम लोग लगातार क्लियर करते रहते हैं कि भाई हमारी जो है किसी से जो है हम एहसानमंद नहीं है कि हम उनकी पालतू हो। बिल्कुल, हमारा एक संघर्ष है, वो है अपर कास्ट इंटेलिजेंसिया से। ऊंची जाति का बौद्धिक वर्ग जिसने सारे मिथ खड़े किए, जिसने सारे मिथ समाज रचना से अलग खड़े किए, सच से अलग खड़े किए। हमारा संघर्ष उससे होता है। हमारे सारे, इसीलिए हम सारे जो फैक्ट सामने लाते हैं। बाकी हमारा कोई संघर्ष उस तरह से, और यदि उसको शरण जहां मिले, यदि इस क्लास को शरण कांग्रेस दे रही है तो संघर्ष कांग्रेस से हो जाता है। यदि इस क्लास को संघर्ष बीजेपी दे रही है, जो ऑटोमेटिक सबसे प्यारा घर है बीजेपी ही उनका आजकल, तो वो सामने होता है। एक आध कमेंट और ले लूं। क्रूसेडर कह रहे हैं, अगर गरीब किसानों से जमीन छीनते हो तो जाके अपर कास्ट से परमानेंट और बैंक बैलेंस छीनो। क्या मतलब? ओबीसी एससी एसटी नक्सल से बच करके रहे, यह ब्राह्मणों का। ये अलग राग मत बजाइए ना सर। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, नक्सल की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, जो संघर्ष हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो आप आज ये वाला राग अलग से बनाइए। जो कम से कम जो अम्बेडकरवादी खेमा है, वो निश्चित तौर पे हथियार के जरिए की बात नहीं करते। लेकिन आप आज ये बात, हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या लालू राबड़ी ने नरसंहार उनके दौर में बढ़ा। मैं एक बार और रिपीट कर दूं, बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, देर से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए सामने रखूं। ये है 1976 से बिहार में नरसंहार की घटनाएं शुरू हो गई थी। 1977 का बेलछी कांड बड़ा फेमस है, बार बार रिपीटेड है कि वहां से इंदिरा गांधी ने बैक किया था, बाउंस बैक किया था। 1976 से शुरू हुआ नरसंहार, 1990 तक 265 जानें ले चुका था। और ये 265 जान दरअसल 80 से 90 के बीच में घटा, जब जगन्नाथ मिश्रा को 2 टर्म मिला था, लेकिन 3 ब्राह्मण थे, भागवत झा आजाद 5 लोग हो गए ना, भागवत झा आजाद, बिंदेश्वरी दुबे और जगन्नाथ मिश्रा।
ये 3 ब्राह्मण और 2 लोग सत्येंद्र नारायण सिंह और चंद्रशेखर सिंह, ये 5 मुख्यमंत्रियों का दौर था जब ये हत्याएं होती हैं। पुलिस ने उसमें 4 एनकाउंटर में 34 लोग को मारा था। ये विनय सर, आप इसी से लगता है कि तुलनात्मक तौर पे आप कह रहे होंगे 10 से 85 और 4 से 34 लिया होगा। लालू राबड़ी काल में 59 जाति नरसंहार जरूर हुए, लेकिन इस वक्त तक रिटेलिएशन का दौर था। दोनों तरफ से जो संघर्ष चल रहा था वो संघर्ष एक तरह से कंसोलिडेट होकर के और एक तीव्र होकर के भी उसमें एक तेजी आई थी और ये घटनाएं होती हैं जिसमें 574 लोग मारे थे। पुलिस ने 14 एनकाउंटर में 86 लोगों को मारा। जहां तक अपर कास्ट का मामला है, लालू प्रसाद के पहले 2 नरसंहारों में 63 ऊंची जाति के लोग मारे जा चुके थे 87 में, और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के समय में 10 घटनाओं में 127 ऊंची जाति के लोग मारे गए। अब आप अंदाज लगाइए, अब 87 से ही रिटेलिएशन शुरू होता है। 87, क्योंकि उसके पहले तो लगातार लगभग शेड्यूल कास्ट और कुछ ओबीसी के भी लेबरर्स मारे जा रहे थे, अति पिछड़ी जातियों के लेबरर्स मारे जा रहे थे। ये है, यानी नरसंहारों का सिलसिला जब शुरू होता है तब भी जगन्नाथ मिश्रा थे, और 80 से 90 के बीच में भी जगन्नाथ मिश्रा एक प्रमुख चेहरा थे। तो विलेन कौन, सवाल ये है। बेलछी कांड के दौरान सत्ता बदल गई थी, इसीलिए वो बहुत चर्चित है। 80 से 90 के दौरान जगन्नाथ मिश्रा, भागवत आजाद, बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और एक चंद्रशेखर सिंह का इसमें नाम छूट गया, चंद्रशेखर सिंह। ज्यादा बड़ा कार्यकाल जगन्नाथ मिश्रा का है। तो अब बताइए, इसलिए हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं कि विलेन कौन। क्यों नहीं विनय सर हम कहें कि नरसंहारों का यदि विलेन खोजना है तो फिर विलेन तो जगन्नाथ मिश्रा होंगे, मुख्यमंत्री के तौर पे खोजा जाए। हाँ, वही मैंने तो शुरू में ही कहा ना कि जो नरसंहारों की जो पृष्ठभूमि है और बनने की, आखिर लोग जो हथियार क्यों उठाते हैं जब उनके पास में सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उसमें ये है कि उस समय जो सामाजिक आर्थिक स्थिति जो बन रही थी और जो सोशल मोबिलिटी के लिए जो जगह देने की तैयारी थी, उसको लेकर के किसी ने जो है वो संगठित रूप से प्रयास नहीं किया। चाहे भूमि सुधारों का मामला हो, चाहे वो आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे वो जो सामंती व्यवस्था थी उस सामंती व्यवस्था की पकड़ को ढीली करने का सवाल था। मैं शुरू में मैं कहना चाहता था पर मैं भूल गया। देखिए, हरिवंश राय की को हालांकि याद किया जाता है मधुशाला कविता के माध्यम से, पर उन्होंने छोटी छोटी कुछ बहुत अच्छी कविताएं लिखी है। उसमें से एक कविता जो मुझे बहुत प्रिय लगती है, उन्होंने कहा, मेरे पिता जब हवेली के सामने से गुजरते थे हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे, मुझसे नहीं किया जाता ये सब। और हमारे बच्चे जब हवेली के सामने से निकलते हैं कहते हैं पूंजीवाद मुर्दाबाद। तो ये जो पीढ़ियों का जो अंतर है ना, देखिए बिहार में आप देखिएगा कि आजादी के आंदोलन के समय से ही वोटिंग राइट्स बहुत कम थे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो बहुत एसिमेट्रिक या बहुत अनइक्वल था, और इसीलिए राजनीति पे उसी प्रभु वर्ग की ज्यादा पकड़ थी। धीरे धीरे ये टूटता है जब आजादी के समय में पूरा जो है सबको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, तब भी उस वर्ग की बाकी अन्य संस्थाओं पे पकड़ की वजह से राजनीतिक हैसियत जो है वो घटती नहीं है। तब तक जो है बाकी लोगों को टोकन पावर मिलता है। अब उसके बाद से आप जब देखते हैं कि संविध सरकारें बनी और बाकी जो त्रिवेणी संघ बना और ये सब जो उभार हुआ, वहां से जो उनके एस्पिरेशंस जो है वो अपनी अभिव्यक्ति चाहते हैं, जो कि पुरानी व्यवस्था जो है वो देने के लिए इनकार करती है। और उसी क्रम में ये हत्याओं का सिलसिला, कोई जादू की छड़ी 90 में बैठ करके कोई भी व्यक्ति, लालू जी हो या कोई भी आता, तो जादू की छड़ी उसके पास नहीं होता। यदि जिम्मेदारी किसी की है 76 से ही यदि हम देख रहे हैं, तो एक विलेन को, ऐसे में विलेन के तौर पे मैं नहीं कुछ कहना चाह रहा हूँ, जो विनय जी व्याख्या कर रहे हैं मैं भी उससे सहमत हूँ कि वो संघर्षों का प्रसंग होता है। प्रभुवर्ग जो है, और भारत में तो प्रभुवर्गता आती ही जाति से है,
तो वो जो संजीव संघर्ष, जी, आप देखेंगे जो फ्रेंचाइजी कमीशन जो बना था उसकी चिंता थी कि बिहार में वोटिंग राइट्स बहुत सीमित थे, और वो जो बिहार में जो लैंड राइट्स थे उसकी वजह से कांग्रेस की बड़ी मुश्किल थी। जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो उस क्लेफ्ट में फंस गए थे। उसमें जो है आप हमारे सामने बड़ा एक फिगर जो है वो राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद के ऊपर आरोप लगा कि वो जमींदारों को पक्ष में थे, लेकिन उस और दौर ये भी में, आरोप लगा कि उनकी खुद की भी जमीनें थी, तो वो भी हाँ, उनको उनकी बचाना खुद की भी जमीनें थे। वो खुद एक चीनी मिल के डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। पर यही स्थिति यूपी में भी देखेंगे, रफी अहमद किदवई जो है था। उनके साथ भी यही स्थिति थी। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि जो जिस तरह से बंगाल में लैंड भूमि सुधार हुआ वामपंथी सरकारों के उसमें, उस तरह की प्रक्रिया जो बिहार में नहीं आ पाई, और बिहार में अभी भी वो मामला जो है अटका हुआ है, जिसको छेड़ने की स्थिति में कोई नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम जो आज चर्चा कर रहे हैं उसमें यही है कि वो जो प्रभु वर्ग के पास में अभी भी जो टेक्नोलॉजी की ताकत है, मीडिया की ताकत है, वो जो है रियलिटी को अपने हिसाब से गढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी बिल्कुल। और, और आज जो दूसरे वर्ग हमारी के कोशिश उदाहरण, है, हाँ, बिल्कुल 41 मिनट हो गया। आज जो हमारी कोशिश है वो ये जो रियलिटी गढ़ने का, रियलिटी कुछ और नैरेटिव कुछ और से अलग निकालने की कोशिश है अजय सर। और ये कहना जरूरी पड़ेगा, हम कब तक डरेंगे? कब तक डरने के हिसाब से अल्पसंख्यक बोलते रहेंगे, मुसलमान का नाम तक नहीं लेंगे? जो सच है वो सच की तरह सामने लाकर रखना पड़ेगा। और इसीलिए यदि विलेन की भाषा में लोग समझते हैं तो हम तो कहेंगे कि विलेन जगन्नाथ मिश्रा हैं या और दूसरे लोग हैं जो अपर कास्ट से आने वाले लोग थे। विलेन के फॉर्म में नहीं समझना है तो फिर जो सामाजिक संघर्ष है, आर्थिक संघर्ष है बिहार का, उसको समझना पड़ेगा। लालू जी वहां बैठकर कैटलिस्ट नहीं है। लालू जी इस तरह के नरसंहारों के रोकने के कैटलिस्ट बनते हैं। अदरवाइज जो फोर्सेज हैं, जो पुलिस में, जो संजीव एडमिनिस्ट्रेशन में, संजीव जी, एक एक उदाहरण वो भी है कि जनता जो है चीजों को अपने हिसाब से समझती और उसकी व्याख्या करती है। आप बाकी नैरेटिव जो, जब लेकिन गांधी जनता भी जी, कोई पवित्र चीज नहीं है ना सर। जनता जो चौपालों पे जिसका कब्जा है, आजकल का चौपाल फेसबुक, सोशल मीडिया और ये सब हो गया है। आखिर गांधी जी को सबसे बड़ा सपोर्ट चौपालों से मिला था। यदि चौपालों पे सवर्ण कब्जा नहीं होता तो शायद अंबेडकर देश भर में छा गए होते या दूसरे लोग छा गए होते। बंगालियों की सीमा थी, वो बेचारे सुभाष चंद्र बोस वहीं तक रह गए। वो हिंदी हार्टलैंड से लेकर वो, तमाम वो, जगह बड़ी कहानी होती वही है सर उसमें। वही वजह है ना कि देश की विभाजन का जो नैरेटिव जो है मुसलमानों के माथे पे चिपका हुआ है। क्योंकि उस समय जिन लोगों के पास में वोटिंग राइट्स थे वो विभाजन चाहते थे, क्योंकि उनका डोमिनेंस खत्म होता था। मुसलमानों का एक जो प्रभु वर्ग था उनका डोमिनेंस खत्म होता था, बिल्कुल। और बाकी लोग जो इसका विरोध कर रहे थे उनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं थे, वो डिसीजन नहीं दे पाए। लेकिन नैरेटिव उनके माथे पे चिपका कि भाई ये देश इन्होंने जब बंटवारा किया, अपना ले लिया। आज भी वही चल रहा है। जबकि इनका कल्चरल प्रभुवर्ग तो चाह ही रहा था द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत में, हाँ, जो आजकल शासन में है। लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल को जंगल राज, मनवादी मीडिया का नैरेटिव है। उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ इसको बाबा बुलडोजर न्याय कहा जा रहा है, इसको जंगल राज का। यही संकट है LR भारती सर की। वो जिसका मतलब जिसकी लाठी नैरेटिव रचना में उसका भैंस का स्थिति है, उसकी भैंस। विनय सर, आपकी मीडिया के संसाधनों वाली बात से सहमत हूं। और आजादी के बाद से ही हमारी समझ से कार्यपालिका और न्यायपालिका और पत्रकारिता तीनों की व्यवस्था ऐसी ही बनाई गई थी कि उनमें केवल समर्थवानों को जगह मिले। और ऐसा एग्जैक्ट मैंने व्यवस्था नहीं बनाई जाती तो अब तक टूटता ऐसे नहीं। आप संविधान को फिर दोष दे रहे हैं तो आप ऐसी, और बल्कि कार्यपालिका और न्यायपालिका आजादी के बाद तो जब एडल्ट फ्रेंचाइज आता है तो उसको तो तोड़ने की व्यवस्था हो गई, व्यवस्थापिका ये विधायिका में कम से कम। और उसके जरिए कार्यपालिका और न्यायपालिका कंट्रोल में आई है सर। इसलिए मान बहादुर सर आपसे सहमत नहीं हुआ जा सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि विलेन की तलाश करना है तो जगन्नाथ मिश्रा को तलाश लो, साथ साथ में सत्येंद्र नारायण सिन्हा को ले लो, भागवत झा आजाद को ले लो, बिंदेश्वरी दुबे को ले लो। दंगे भी आ जाएंगे इसमें। कल शायद हम लोग दंगों पे बात कर पाए यदि हमें आंकड़े मिल जाते हैं और हमें घटनाएं मिल जाती हैं तो। अदरवाइज लालू प्रसाद को यदि खोजना है तो लालू प्रसाद इन दंगों के या राबड़ी जी का जो काल है, ये 10 साल में दंगे बढ़े नहीं घटे।
रोक दिए गए, माने बढ़े मतलब घटे नहीं कहेंगे, लेकिन रोक दिए गए। होता है जब आपकी कोई बीमारी होती है, होम्योपैथ की दवा आप जानते होंगे, बिना से 1 सेकंड रुकिएगा। होम्योपैथ की जो दवा है, होम्योपैथ, जी म्यूट हो गया, होम्योपैथ की जो दवा है वो कई बार कुछ मर्ज को बढ़ा देता है और फिर कंट्रोल करता है, तो इस तरह से कंट्रोल हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर आपको भी, और जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे आप सबको नमस्कार। मिलते हैं फिर रात में 9 बजे।